पहला जबरदस्त प्रैक्टिस सेट है नाविक जीडी एंड डीबी के लिए 2021 एग्जाम के लिए जीके एंड जनरल साइंस का टेस्ट को लगाना जरूर, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो देख लेना, फिर आगे बढ़ करके टेस्ट को लगाओ, पूरा अच्छे से देखो और सभी सवालों का सही जवाब देने की कोशिश करो। ये एग्जाम जरूर पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन लर्निंग में कितने फायदे आपको होते हैं, तो उसी की रिगार्डिंग आज आपको बताना चाहूंगा कि जो अनअकैडमी है वो आपको इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप नेवी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम पैसे में प्रोवाइड करा रही है। अगर आप वो लेना चाहते हो तो ये कोड जो AB Study 10 है वो यूज कर सकते हो। ये यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक और इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट फ्यू डेज टू एंजॉय 10% डिस्काउंट, यानी कि बहुत कम दिन बचे हैं आपके 10% डिस्काउंट के लिए, तो आप जल्दी से ले लो। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आपको देखने को मिलेंगी लाइव लर्निंग होगी जो कि आपके घर से होगी, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अनलिमिटेड एक्सेस होगा हर एक कोर्स का, टॉप एजुकेटर्स इंडिया के जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सिलेबस की, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएंगी आपकी, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ मेंटरशिप एंड गाइडेंस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो गारंटी है। आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे पृथ्वी कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स है 2021 के लिए, वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है एंड 5 अप्रैल तक चलने वाली है, तो इसके लिए एनरोल कर सकते हो आप। साथ ही साथ लक्ष्य जो कि इंडिया 2 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स है, ये 25 फरवरी से 1 सितंबर 2021 के लिए चलने वाली है, तो इसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हो। ये आप लोग साथ ही साथ आगे अगर बढ़ेंगे तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है भाई, तो यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप जैसे ही ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, वहां पे टिक करना। उसके बाद आपको दिए जाएंगे कितने मंथ का लेंगे, तो 12 मंथ का प्लान बहुत अच्छा है, आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोड डालना होगा, जो कि मेरा कोड मैंने आप लोगों को बताया AB Study 10, यहाँ पे डालना, प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद देखो यहाँ पे 10% की डिस्काउंट आपको मिल गई है। आप देख सकते हो जो प्लान इतना महंगा था वो आपके लिए कितना सस्ता हो गया। अब ये आपको ऑफलाइन में तो कभी मिलेगा नहीं, सोचना भी मत इतने पैसे में इतने टाइम का प्लान, तो ये आप इसके लिए कर सकते हो। नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, तो जितनी जल्दी हो सके आप जाकर इसको लो, और ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, आईफोन के लिए ऐप स्टोर है वहां से भी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे चीजों को। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाओ चेक करो और जल्दी से लो सब्सक्रिप्शन। हेलो सोल्जर्स, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो जैसा कि इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक, नाविक DB GD एवं यांत्रिक 2021 के एग्जामिनेशन में 20 से 25 दिनों का टाइम, या फिर ये बोल दो कि मैक्स 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो इसमें आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से हो उसके लिए मैंने अलग अलग तरीके से शुरू कर दिया है प्रैक्टिस सेट कराना। आज से ये स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है जीके एंड जनरल साइंस का टेस्ट 1। ये फुल प्रैक्टिस सेट है, 25 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस जीके के होंगे एंड 15 क्वेश्चंस जनरल साइंस के होंगे। अब देखो एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जनरल साइंस के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीके के थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा मैथमेटिक्स का, उसके बाद रीजनिंग एंड इंग्लिश का, यानी सभी प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको करा दूंगा। GD एंड DB के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप यांत्रिक की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज एक पार्ट आपका कंप्लीट करा दूंगा जो कि DB वाला एग्जाम है, जो कि सब में कॉमन है ना। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे कुछ रूल्स भी मैंने आप लोगों के लिए बना के रखे हैं, वो भी आप लोग देख लो। जो कुछ नियम इस प्रकार से हैं, यहां पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, दैट आर सम रूल्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। पहला रूल, आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश खुद से करनी है। रूल नंबर 2, इसमें कुल 25 सवाल हैं। तीसरा, 10 जीके और 15 जनरल साइंस के डिटेल्स हैं। आखिर में अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। और इधर से अगर बात करें, यू हैव टू ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस योरसेल्फ। इट हैज अ टोटल ऑफ 25 क्वेश्चंस, 10 जीके एंड 15 जनरल साइंस क्वेश्चंस। फाइनली कमेंट योर फाइनल स्कोर। तो अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर करना कमेंट, और यहां पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग से हटाने की जरूरत नहीं है। क्या करना, पॉज करना वीडियो को, आंसर सोच लेना, उसके बाद आगे बढ़ जाना, या फिर क्वेश्चन देखते ही आंसर सोच लेना और जल्दी से इसका सही जवाब बता देना। ठीक है, तो अभी शुरू करेंगे और शुरू करते ही पहला सवाल आप लोगों के लिए लेकर के मैं हाजिर हूं। पहला सवाल देखो क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है?
द ओरिजिन ऑफ द नेम भारता इज रिलेटेड टू विच मैजेस्टिक किंग ऑफ एंशिएंट टाइम्स? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती और अशोक मौर्य। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1? और पहले सवाल का आपका जो सही जवाब हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती के नाम से जो है भारत नाम का संबंध है, जो भारत पड़ा हमारे देश का नाम, दैट इज बिकॉज ऑफ भरत चक्रवर्ती, इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? अब यहां पे कंफ्यूजन में मत रहना, यहां पे थोड़े लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगी, वो क्लियर करने के लिए यहां पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और मद्रास। यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूछा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो दैट इज मुंबई। मुंबई इज द करेक्ट आंसर, यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मुंबई सबसे बड़ा शहर है। और अगर हम बात करें एरिया के अकॉर्डिंग तो दिल्ली हमारा है जो वो सबसे बड़ा शहर है। याद रख लेना दोनों। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से तो दिल्ली, और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बड़ा शहर है अकॉर्डिंग टू जनसंख्या तो वो मुंबई हो जाएगी। याद रखना। आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें भी कंफ्यूजन है, लेकिन दो सवाल इसमें कंप्लीट करने के लिए मैंने ऐड करा है, तो यहां पे सिंपली समझ लो, यहां पे ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। पहला तो उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा, दूसरा राजस्थान भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज है जो कि क्लियर कर लेना, उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और राजस्थान जो है वो एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। याद रख लेना, यानी कि द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज उत्तर प्रदेश एंड द टर्म्स ऑफ एरिया इज राजस्थान। याद रख लेना। दोनों के कैपिटल के बारे में जान लो। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर बोला जाता है, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। यहां के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। तो ये सारे फैक्ट्स याद रख लेना, नोट करके रख लेना अपने पास। आगे बढ़ो। भारत में कुल कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28, 29, 36 और 15। पोल इज लाइव, पोल नहीं है यहां पे, सॉरी, यानी अकेडमी वाली बात मैंने बोल दी, कोई नहीं। देखो यहां पे सही आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, याद रख लेना। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई अगर बांग्लादेश को भी मिलाकर ले लें तो 2525 किलोमीटर हो जाती है, लेकिन सिर्फ भारत के एरिया की बात की जाए तो 2510 किलोमीटर है। और गंगा ये पहली नदी थी जिसे कि भारत में किसी जीवित व्यक्ति के बराबर दर्जा प्राप्त है, मतलब जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भाई? विच इज द वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा और चंबल। सही जवाब इसके लिए 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे वाइडेस्ट रिवर है, याद रख लेना ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट टावर ऑफ इंडिया? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार और शहीद मीनार। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है ना ये भारत का सबसे ऊंचा मीनार है, याद रख लेना। कुतुब मीनार दिल्ली में है, और कुतुब मीनार ये जान लो कि 72.5 या 73 भी कहीं कहीं आता है। अगर 72.5 है तो वो, अदरवाइज 73 भी आए तो वो भी आप टिक कर सकते हो ऑप्शन में, एग्जामिनेशन के लिए बता रहा हूं। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1199 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन उसको कंप्लीट करवाया था उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। कब? 1211 में इसे कंप्लीट करवाया था, याद रख लेना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध और नागार्जुन सागर बांध। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीराकुंड बांध। हीराकुंड डैम जो है ये भारत का सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा बांध है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सबसे ऊंचा बांध है तो वो टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में वो सबसे ऊंचा है। आपको कमेंट करके बताना है कि
हीराकुंड बांध कहां पे है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया? आपको बताना है सही जवाब इसके लिए चेनानी नासरी, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग और कामसेट सुरंग। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग, कहीं कहीं पे जवाहर टनल आएगा लेकिन ये कंफ्यूजन मत रहना, दैट इज चेनानी नासरी टनल जो है, यानी ये सुरंग जो है ये सबसे लंबी सुरंग है। आगे बढ़ो, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? विच इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ इंडिया? हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गोमतेश्वर। सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। बोले तो सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू है भारत की कौन सी? भारत की सबसे ऊंची स्टैच्यू कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है, उनका ही ये मूर्ति है। उनकी मूर्ति कहां पे है? गुजरात में है, नर्मदा नदी के पास है, नर्मदा नदी के पास गुजरात में। याद रख लेना, इसकी टोटल ऊंचाई जो है 182 मीटर्स है, मीटर में 182, और अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू फुट तो वो है 597 फीट, ये इसकी ऊंचाई है, याद कर लेना। और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत के बिस्मार्क, क्योंकि भारत को एकीकृत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये भी आप लोग जान लो। इनके जन्म दिवस यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बढ़ो, अगला सवाल। यहां से अब साइंस शुरू हो रही है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? व्हाट सब्सटेंस डिसॉल्व इन टीयर्स? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च और ग्लूकोज। सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामान्य नमक, जो कि NaCl के नाम से जाना जाता है, NaCl, वो घुला रहता है आंसुओं में, इसलिए आंसू को बर्बाद मत करना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। लोहे पर जंग क्यों लगती है? व्हाई डज आयरन रस्ट? फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, उसके बाद क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, और उपयुक्त सभी के कारण। 12 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी के कारण। ये सभी जो कारण है ना बहुत सही है, और इनमें से कोई भी कारण अगर आपको एग्जाम में दिखता है तो आप उन पे टिक कर देना, अदरवाइज सभी हो तो उपयुक्त सभी में टिक कर देना। आगे बढ़ो, इंसुलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? बैंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने और हार्वे ने। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी बैंटिंग ने जो है ये खोज करी थी इंसुलिन की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अभी आ गया, जो कि आपको जवाब देना है। द क्वेश्चन नंबर 14, वनस्पति तेलों को घी में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? बाय व्हाट प्रोसेस आर वेजिटेबल ऑयल्स कन्वर्टेड इनटू घी? उष्मा उपचार द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा और एंजाइमों द्वारा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 14 नंबर का? द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 इज हाइड्रोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस के द्वारा, जिसमें निकेल का उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा, हाइड्रोजनेशन के द्वारा जो है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। याद रखना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी है? जस्ता, स्टील, सीसा और एल्यूमिनियम। सही जवाब इसके लिए क्या हो जाएगा? सही जवाब आप सोच चुके होंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टील। स्टील जो है ये एक मिक्स यानी कि एलॉय है, मिश्र धातु है। याद रख लेना, स्टील इज एन एलॉय, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। और ये किसका एलॉय है? ये किसका एलॉय है? इसका सही जवाब हो जाएगा आयरन एंड कार्बन का ये मिश्र धातु है। आगे बढ़ो, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल गैस? भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, ह्रास गैस और मार्स गैस। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर दैट इज सी, यानी कि ह्रास गैस। जो लाफिंग गैस होती है ना, ये क्या होती है? ये एक ईंधन गैस नहीं है। यहाँ पे ह्रास गैस लिखा है, लेकिन ये ह्रास यानी कि लाफिंग गैस जो होती है वो एक फ्यूल गैस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन ऑक्साइड्स व्हेन इग्निटेटेड इन ऑक्सीजन? फास्फोरस, सोडियम, लोहा और गंधक। सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 नंबर का आपको देना है। सही जवाब हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम। सोडियम जो है ये प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। ठीक है, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, फैदम क्या होता है? व्हाट इज अ फैदम? फैदम क्या होता है? एक मछली का नाम है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन के माप को कहते हैं, एक माप है। इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
एक माप है। फैदम जो है ये एक माप है। क्या है फैदम? ये एक माप है, ये एक समुद्री माप है। 6 फुट या फिर 1.82 मीटर होता है एक फैदम। एक फैदम 6 फुट या फिर 1.82 मीटर के बराबर होता है। और 100 फैदम इज इक्वल टू 1 केबिल होता है। 10 केबिल बराबर 1 समुद्री मील होता है। तो इस तरीके से होता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिक्टर स्केल इज यूज्ड इन मेजरिंग भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई और शरीर का ताप। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी भूकंप की तीव्रता। सुना है ना, रिक्टर पैमाने पे नापा जाता है, मापा जाता है। अर्थक्वेक इंटेंसिटी को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग करा जाता है। याद रख लेना 19 नंबर को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर को याद करके रख लेना। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी जिसे बोला जाता है, आरएमएस के नाम से भी जिसे जाना जाता है। क्या? आरएमएस, दैट इज रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल। अगला सवाल 20 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? हु आर द इन्वेंटर्स ऑफ द डायनामाइट? आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल और मैडम क्यूरी। 20 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्फ्रेड नोबल ने जो है ये डायनामाइट का आविष्कार करा है। अल्फ्रेड नोबल ने, याद रख लेना। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? From whom is the plaster of Paris obtained? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिप्सम से। जिप्सम जो होती है इससे प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे? जिप्सम से प्राप्त करा जाता है। और जो जिप्सम है ये आप लोग ध्यान रख लेना कि जो जिप्सम है ना, ये कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट इसका नाम है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। और इसे हीट करोगे अगर 120 से 180 डिग्री सेल्सियस पे, तभी आपको जिप्सम प्राप्त होगा। किसको? कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट को। ओके, आगे बढ़ो। चिकित्सा व युद्ध में उपयोगों के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ऑन विच रेज आर द लेटेस्ट रिसर्च फॉर यूज इन मेडिसिन एंड वॉर? एक्सरे किरणें, लेजर किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेजर किरणें। लेजर किरणों पे जो है ना वो अभी युद्ध के लिए नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, चिकित्सा के लिए भी हो रहा है, याद रख लेना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर देयर इन द रडार? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे और उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका 23 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पे, दैट इज विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना ये होती हैं रडार में। याद रख लेना, रडार में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे। रडार का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। आगे बढ़ो, 24 नंबर। आकाश के नीले दिखाई देने का कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू? सूर्य की रोशनी नीली होती है। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का परिकिरण, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। 24 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का परिकिरण होता है। जब हम बहुत ऊपर आकाश में जाते हैं तो आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है? बिकॉज वहां पे वायुमंडल ही नहीं है, वहां पे कोई प्रकीर्ण नहीं होगा, प्रकाश का कोई प्रकीर्ण नहीं होगा। दैट इज वाई वहां पे जो है हमें ब्लैक आकाश दिखाई पड़ता है बहुत ऊपर जाने पे। तेज गति से आता हुआ वाहन, लास्ट क्वेश्चन है। तेज गति से आता हुआ वाहन हार्न बजाता है तो उसका पिच, हाई स्पीड व्हीकल हॉन्क्स सो इट्स पिच इज, उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, और पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, ये तो आप लोग नॉर्मली बता सकते हो, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अधिक सुनाई देता है। एक तेज गति से आता हुआ वाहन, मान लो आप बाइक से जा रहे हो, पीछे से कोई ट्रक वाला आ रहा है, वो एकदम से हॉर्न करता है तो आपको तेज सुनाई देता है या कैसे सुनाई देता है? तेज ही तो सुनाई देता है एकदम से, कभी कभी तो अजीब फीलिंग आ जाती है ना, तो वो चीज है। तो इस तरीके से याद कर लेना, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये थे 25 क्वेश्चंस, ये था प्रैक्टिस सेट 1 जीके एंड जीएस का। बहुत जल्दी आपके लिए रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश भी आने वाली है, तो वेट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी के लिए तो मैं हूं ही। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बता देना। डिस्क्रिप्शन में सभी चीजों का लिंक अवेलेबल है, जाकर चेक जरूर कर लेना, और टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।